नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। ढींगरा आयोग की एक बार फिर एक्सटेंशन मिल गया है, ये बात आप सभी जानते हैं और ये कार्य कल हुआ। इस एक्सटेंशन में जो टेंशन शब्द है वो सब पर भारी पड़ रही है। टेंशन सरकार की बढ़ गई है। टेंशन रिपोर्ट के बढ़ते इंतजार को लेकर लगभग सभी की बढ़ चुकी है और सबसे ज्यादा टेंशन तो कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ गई है। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील का जिक्र होते ही कांग्रेस के नेता चीखने चिल्लाने लगते हैं। हुड्डा साहब, आप जानते हैं, लगातार खुद को पाक साफ बताकर हर मंच पर किसी भी तरह की जांच करवाने की चुनौती देते रहते हैं, लेकिन रिपोर्ट आने की उम्मीद क्या जगी, सबके सुर ही बदल गए। आपको याद होगा कि रिपोर्ट 30 तारीख को आनी थी कल, और 29 तारीख को हुड्डा साहब गवर्नर साहब के यहाँ पहुंच गए कि भाई इस रिपोर्ट के कोई मायने नहीं है, ये सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए ये रिपोर्ट की साजिश रची जा रही है। अब कांग्रेस नेता ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ढींगरा आयोग असंवैधानिक है और इसका गठन सिर्फ राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए किया गया है। खैर, दलील और दुहाई अपनी जगह है, लेकिन कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब किसी के पास भी नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा सुराग मिल गया है कि ऐन वक्त पर आयोग ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर दी? सवाल यह भी है कि अब कांग्रेस को डर क्यों लगने लगा है? तो दो अहम सवाल, एक हम भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछेंगे और दूसरे कांग्रेस वालों से। बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी एक खास रिपोर्ट, जिसके जरिए हम खुद भी समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी बताने की कोशिश करते हैं कि आज के इस बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का ये मौजू हमने रखा क्यों है। बहुचर्चित रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील की जांच रिपोर्ट के लिए अभी और इंतजार करना होगा। गुरुवार को आयोग का कार्यकाल पूरा हो रहा था, हर कोई रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बीच आयोग के प्रमुख जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने सरकार को चिट्ठी लिखकर 6 हफ्ते की एक्सटेंशन की मांग की। सरकार ने आयोग की अर्जी मंजूर करते हुए उसका कार्यकाल 8 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। देखिए, पहले भी चूंकि थोड़े बहुत समय के लिए इसका अंतर पड़ता नहीं है, इसलिए नहीं पड़ता है कि 10-5 दिन ज़्यादा इसलिए दिए जाए ताकि और भी कोई बात कल को फिर ना आए, उस समय के ऊपर तैयार करके हमको दे सके। तो उसमें 6 हफ्ते का या 2 महीने का कोई ज़्यादा अंतर नहीं। ढींगरा आयोग को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इनेलो इस आयोग को असंवैधानिक करार दे रही है। कोई भी आयोग जब बनाया जाता है उसके लिए या तो विधानसभा में उसका गठन किया जाता है और या फिर कैबिनेट उसका गठन करती है। मुख्यमंत्री गठन कर नहीं कर सकता, उसको अधिकार नहीं है इस बात। और ये जो आयोग बनाया था ये मुख्यमंत्री ने बनाया, तो पहले दिन इस बात पे क्वेश्चन चिन्ह लग गया था कि इस आयोग की कोई वैधता नहीं होगी। ये कोई रिपोर्ट तैयार करके भेज दे, वो कोर्ट में जाते चैलेंज हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के लोगों को बचाने का काम करे। ढींगरा आयोग को लेकर कांग्रेस भी तिल मिलाई हुई है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आयोग को रद्द करने की मांग की, तो अब कांग्रेस नेता आयोग की संवैधानिकता पर सवाल उठा रहे हैं। अधिकारियों को बार बार उनके द्वारा समन किया गया, वो सब वहां पर गए, सबने जांच में सहयोग किया। उसके बाद ये यकायक पूरी बात का बदल जाना एक नए षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। माननीय जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने एक ऐसी ट्रस्ट के लिए जिसके वो मुखिया हैं, उसके लिए गुड़गांव के निजी व्यक्ति से उपहार स्वरूप जमीन लेकर, गिफ्ट में जमीन लेकर अपनी निष्पक्षता और तटस्थता पर गहन प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कांग्रेस के इस सुर पर अब सवाल भी उठने लगे हैं और सरकार की रिपोर्ट आने से पहले ही ये लगने लगा है कि दाल में कुछ तो काला है।
ये तो सहयोग जो आयोग हमने जो गठित किया है वो कुछ तथ्यों के आधार पर गठित किया है। आज नहीं किया, 1 साल पहले गठित किया गया था। और जब 1 साल पहले कोई चीज़ गठित की गई है, आज जब उसका रिजल्ट आने वाला था, उस समय ये सारी बातें उनको याद आई हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है। वाला को राज्यसभा के चुनाव में अपनी वोट डालनी नहीं आती, वो हमें सरकार चलानी सिखाएगा। क्या हमको नहीं मालूम कि बिना कैबिनेट के पास किए कमीशन नहीं बनाया जा सकता? बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग में 1 जून 2015 की मीटिंग में इसको पास किया गया और इसकी जो टर्म्स में बाद में चेंज किया गया वो 15 अगस्त 2015 को किया गया। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह, लेकिन इस बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि 1 साल पहले किसी भी तरह की जांच करवाने का चैलेंज देने वाली कांग्रेस अब सहमी क्यों हुई है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बड़े बड़े नेताओं को आपने सुना, लेकिन वो लोग जो इस आयोग के बारे में कम जानते हैं, वाड्रा लैंड डील के मामले में थोड़ा कम जानते हैं, या यादाश्त उनकी थोड़ी कम है मेरी तरह, उनको हम अब बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा साहब, नाम तो आप सबने सुना ही होगा, आदरणीय सोनिया गांधी जी के जवाई, राहुल जी के जीजाजी और प्रियंका जी के हस्बैंड, पति। उन्होंने गुड़गांव के शिकोहापुर गांव में करीब 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। कोई भी खरीद सकता है, सबको हक है। और फिर क्या हुआ? तत्कालीन हुड्डा सरकार ने उस जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस दे दिया। तो ये जो लाइसेंस दिया गया, तो जाहिर है कि उस जमीन के भाव, जो पहले कोड़ियों के भाव खरीदी गई, फिर सोने के भाव हो गए। तो वाड्रा साहब ने क्या किया कि इस जमीन को खरीदने के बाद इस जमीन को डीएलएफ, जो एक बड़ी कंपनी है, 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। आरोप ये लगे कि ये जो सारा कार्यक्रम किया गया, ये नियमों को ताक पे रखकर हुड्डा सरकार ने किया। अब क्यों किया हुड्डा सरकार ने, ये भी आप समझ सकते हैं। और आरोप जो लग रहे हैं उससे ये कि सोनिया जी के जवाई हैं, और अगर सोनिया जी खुश तो कांग्रेस में बल्ले बल्ले तो होनी है। तो वाड्रा साहब ने कॉलोनी का लाइसेंस पा लिया और इसमें आरोप ये लगे कि नियमों को ताक पे रखकर हुड्डा साहब ने इनको दे दिया। और इस प्रक्रिया में जो पूरे सूबे का राजस्व था, जो उनको राजस्व का लाभ होना चाहिए था सरकार को, उसका नुकसान हुआ। इसको भी और आसान शब्दों में हम समझाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। दरअसल साल 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट्स हॉस्पिटैलिटीज ने गुड़गांव के शिकोहपुर में करीब 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। इस जमीन का सौदा 7.5 करोड़ रुपए में दिखाया गया। वाड्रा ने तत्कालीन हुड्डा सरकार से बिना किसी दिक्कत के कमर्शियल कॉलोनी बनाने का लाइसेंस ले लिया और बाद में ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी गई। लेकिन साल 2013 में तत्कालीन चकबंदी महानिदेशक अशोक खेमका ने जमीन सौदे को फर्जीवाड़ा करार दिया। अशोक खेमका के मुताबिक ये जमीन फर्जी कागजात के आधार पर खरीदी गई, जिसके लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। 21 मई 2013 को दी गई खेमका की इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि रॉबर्ट वाड्रा ने 50 करोड़ रुपए लेकर डीएलएफ को सस्ते में लाइसेंस शुदा जमीन दिलवाई। रॉबर्ट वाड्रा ने बिचौलिए का रोल अदा किया और इसके लिए 50 करोड़ रुपए लिए। रिपोर्ट सामने आने के बाद तत्कालीन हुड्डा सरकार ने जांच कमेटी गठित की थी, जिसने वाड्रा को क्लीन चिट दे दी। बीजेपी की सत्ता में आने के बाद 7 मई 2015 को इस जमीन सौदे की जांच के लिए जस्टिस ढींगरा आयोग का गठन किया गया। ढींगरा आयोग को इसके अलावा गुड़गांव के 3 और गांवों सिही, खेड़कीतौला और सिकंदरपुर पड़ा में सभी तरह की कॉलोनियों के लिए जारी लाइसेंस की जांच का जिम्मा भी सौंपा गया। ढींगरा आयोग का गठन 6 माह के लिए किया गया था, लेकिन उसके बाद से ढींगरा आयोग अब तक 4 बार एक्सटेंशन ले चुका है। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से मनोज कुमार की रिपोर्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि आज बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का ये मौजू हमने फिर एक बार रखा क्यों है।
तो दोस्तों, ढींगरा आयोग की रिपोर्ट तो अभी नहीं आएगी। उन्होंने समय मांगा, समय सरकार ने दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब भी कोई ऐसे मसलों पर समय मांगता है तो समय देना चाहिए, कल को कोई उंगली ना उठे। दूसरी बात हम करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस अब इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी बौखलाई सी नज़र आ रही है। क्यों आ रही है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है आपकी समझ में आ रहा हो, क्योंकि आप तो जनता हैं, जज हैं। बहरहाल आज इन्हीं मुद्दों पर कई सवालात का दौर चलेगा और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बैठी हैं रंजीता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज काफ़ी टफ रहने वाला है आपकी ये डिबेट का समय। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी बैठे हैं जिन्होंने ये जो पूरा ढींगरा आयोग बिठाया गया इस पर सवालात उठाए हैं और कई ढेर सारे कागजात इकट्ठे कर आज पूरे मसले की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें देंगे। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र कुमार जी आपका। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके जाने पहचाने चेहरे के तौर पर संजय शर्मा जी बैठे हैं। संजय शर्मा जी, डिबेट आपके लिए भी आसान नहीं रहने वाली है। और गुरमीत जी मेरी मदद करेंगे क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो इस कन्फ्यूज़न से निकालेंगे प्रोफेसर गुरमीत जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम रुख करते हैं सीधा आरटीआई एक्टिविस्ट रविंद्र कुमार जी का। ये आरटीआई के बारे में हम जाने, पहले हम ये जानेंगे कि आरटीआई लगाने का आपके दिलो दिमाग में ख्याल कब आया? देखिए, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो लीगल है और जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, यदि आप इसके कंटेंट या उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं यदि इससे वाकिफ़ हैं जी, तो जितना भी जो उसका सेक्शन 3 क्लियर कट ये स्पीक करता है कि आपको कमीशन ऑफ इंक्वायरी, हम समझे कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्या है। इससे पहले मैं आपको दूसरी बात कहूँ कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी इज ओनली एक बॉडी, एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है ये। सर, मैंने जो आपसे सवाल किया वो आप समझ गए, क्योंकि आप तो कानूनविद हैं। मेरा सवाल ये था आपसे बिल्कुल सीधा, क्योंकि कानून हमारे जो दर्शक हैं वो समझ नहीं पाते हरियाणा वाले। हम आपसे सीधा सवाल ये पूछा था कि ये आरटीआई लगाने का आपके दिलो दिमाग में ख्याल कब आया और ये आरटीआई आपने कब लगाई? तारीख पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सिंपल। ये जब एक्सटेंशन इसका हुआ है तो हमने ये कागजात लिए एक्सटेंशन, क्योंकि जो एक्सटेंशन होना, चीफ मिनिस्टर ने जब ये 14 मई 2015 को ये आयोग गठित किया, इसका ऑर्डर किया, तो 6 महीने का कार्यकाल इन्होंने बढ़ाया था जी। और ये ख्याल वाजिब आना चाहिए, हर आदमी को ये आना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो सेक्टर तारीख एक बार फिर से दोहरा दीजिए। कितने मई 2015? ये 14 मई 2015। 14 मई 2015। और आज जो तारीख चल रही है, आज है हमारी 1 जुलाई 2016 जी, यानी तकरीबन 1 साल 2 महीने पहले की बात है ये जी। ठीक कह रहा हूँ सर? जी जी। और आपने कब लगाई ये अर्जी अपनी आरटीआई की? ऐसा है सर, आप वो डॉक्यूमेंट मेरे पास जो हैं सर, मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल सा जवाब मैं पूछ रहा हूँ, तारीख पूछ रहा हूँ आपसे। वो आरटीआई में नहीं है सर। हाँ? वो डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आपके नेट के ऊपर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे आरटीआई आरटीआई याद नहीं है, इतने डॉक्यूमेंट में लेता हूं। फिर भी थोड़ा सा अंदाजा तो होगा। साल हो 2 गया, महीने पहले ये डॉक्यूमेंट मुझे 2 महीने पहले। जी। 1 साल तक आप क्या कर रहे थे? 1 साल पहले मैं क्या कर रहा था? हाँ, आप ये देखिए, आप ये देखिए, 1 साल पहले 1 साल 2 महीने हो गए ना आपको, डेट के हिसाब से 1 साल 2 महीने हो गए इस आयोग को गठित हुए हुए। तो 1 साल तक आप क्या कर रहे थे? मतलब 2 महीने पहले ही आपके दिलो दिमाग में ख्याल कैसे आया? आपको शायद ये नहीं पता। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया पूछने के लिए जी। हाँ, एक जितने भी कमीशन होते हैं, जो जुडिशियल कमीशन कम से कम हैं, उसको मौका मिलना चाहिए पूरी तरह से सच्चाई पता करने का। बट जब ये चीजें अखबार में सामने आई कि इंक्वायरी कंटेंट्स बाहर आए, तो एक इस बात को वाजिब उठाना होगा कि ये इंक्वायरी कंटेंट बाहर कैसे आए हैं जी। यदि आप अमर उजाला की मेरे पास जो चिट्ठी है उसमें आप अमर उजाला को छोड़ दीजिए, इस वक्त जो ईटीवी का बिग बुलेटिन है इस पे कंसंट्रेट कीजिए। हाँ, तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है आप दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे और रहा जो हूं कि आपके ये पास मीडिया में है वो हम लेते हैं। मीडिया में जो रिपोर्ट लीकेज हुई है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो रिपोर्ट्स हैं वो लीक नहीं हो सकती एज पर इंक्वायरी एक्ट जी। ये ख्याल मुझे तब आया। उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं जी, वो डॉक्यूमेंट अपने आप स्पीक करते हैं कि कैसे एक इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसको कैसे वायलेट किया गया। और उसके बाद तो आप यदि अच्छा, आप तो बिल्कुल कानूनविद हैं, आपने बताया आपको कानून की बहुत जानकारी है।
क्या जो ढींगरा आयोग की रिपोर्ट है वो आपने पढ़ ली है? नहीं बताइए, फिर आपको कैसे पता लगा कि जो अमर उजाला में छपा है वो डॉक्यूमेंट लीक हो गया और वो सत्य पे आधारित है? आपके चीफ मिनिस्टर महोदय वो बात कंटेंट मीडिया में लीक करते हैं। चीफ मिनिस्टर कुछ भी कहें, ऐसे चीफ मिनिस्टर वाले जो साहब बैठे हैं, यदि आप रविंदर जी जो चीफ मिनिस्टर वाले साहब बैठे हैं ना आपके बगल में, बिल्कुल उनके पास मैं आऊंगा और उनसे भी ऐसे ही सवालात होंगे जैसे आपसे होंगे, ठीक है? तो जो हम आपसे पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। क्या जो ढींगरा आयोग की रिपोर्ट है आपके पास उपलब्ध है? वो ढींगरा आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है तो फिर आपने कैसे अंदाजा, सुनिए, फिर आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि जो अमर उजाला में स्टोरी छपी है वो ढींगरा आयोग की छपी है? ढींगरा आयोग का इंटरव्यू उन पे छपा हुआ है। ढींगरा साहब का इंटरव्यू छपा, उनका इंटरव्यू है आपके एक अखबार, वो अनऑफिशियल। जो अभी प्रकाश सिंह कमेटी में जो प्रकाश सिंह जी थे उनके भी बहुत इंटरव्यू छपते रहे, लेकिन वो रिपोर्ट में दैट वाज ए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। चलिए वापस आपके पास आएंगे और आपसे गुजारिश ये है, क्योंकि आप बहुत आपका प्रदेश का नंबर 1 चैनल है ये ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश और इसका नंबर 1 शो है, तो जो भी आप कहें तथ्यों पे कहें। मैं तथ्यों बिल्कुल। रंजीता जी आपके पास हम आ रहे हैं, उसके बाद हम भाजपा के पास जाएंगे। मैडम ये जो अब कुलबुलाहट मची 29 जून से, इसके मायने क्या हैं? क्यों बौखलाए से घूम रहे हैं हुड्डा साहब? क्यों बयानबाजी करते घूम रहे हैं रणदीप सुरजेवाला साहब? देखिए मुकेश, ना तो बौखलाहट हुड्डा साहब में है और ना ही बौखलाहट जो है वो सुरजेवाला जी के पास है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये पूरा जस्टिस ढींगरा आयोग के बारे में अभी आप भाई साहब से पूछ रहे थे कि कैसे इनको ख्याल आया कि इन्होंने आरटीआई लगाई। पहले तो जो इस आयोग का गठन किया गया वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी शिकायत के और संवैधानिक कानून को आधार मानते हुए सिर्फ 2 पंक्तियां लिख के 14 मई नहीं है वो 13 मई है 2015 को सीएम साहब ने एक आदेश पारित कर दिया और ढींगरा साहब को जांच पर लगा दिया। इंटरेस्टिंग बात ये सारी चीजें जो थी ये गोपनीय थी। मुझे तो ख्याल ये था मैडम कि सुन लीजिए मुझे तो ख्याल ये था कि जो आदरणीय मोदी साहब हैं, प्रधानमंत्री साहब हमारे, उनकी तो सरकार ही इस कार्यक्रम के चलते बनी थी कि जैसी आएंगे वाड्रा साहब को अंदर ले जाएंगे। उनके पास भी आ रहे हैं हम, आप पेशेंस रखिए, जैसे सवाल आपसे हो रहे हैं उनसे भी वैसे ही होंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो ख्याल है गवर्नर साहब के पास जाने का, ये हुड्डा साहब को 29 जून को ही क्यों आता है? क्योंकि उनको पता था 30 तारीख को ये रिपोर्ट आने वाली है। ये तो ढींगरा साहब ने और समय मांग लिया 6 हफ्ते का, नहीं तो कल रिपोर्ट आ जाती। कल तो जो हम बुलेटिन चला रहे थे उसका आधार भी शायद वही होता और आज उसके आफ्टर इफेक्ट चल रहे होते, लेकिन आज जो सरगर्मियां रही इसलिए हमने ये विषय चुना। इसी के बारे में आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगी और जनता की भी इसके बाद काफी क्लियर हो जाएगी जो चीजें और फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। जो कमीशन इंक्वायरी एक्ट धारा सेक्शन 3 की बात भाई साहब कर रहे थे, उसके तहत कोई भी जो इंक्वायरी होती है अगर जब तक वो जनहित के लिए नहीं होती, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होती, उसके खिलाफ कोई आधार नहीं होता, तब तक किसी भी आयोग का गठन नहीं किया जा सकता। पर उस नियमों को भी ताक पे रखकर इस इंक्वायरी को सबसे पहले बिठाया गया। अनिल विज साहब को सुना था आपने? अनिल विज साहब को सुना था? अभी वो जो रणदीप आपके पास आएंगे, जब आपसे पूछा था आप बताते। अभी जब रणदीप सुरजेवाला को भी चलाया, दोबारा से भी चलाएंगे हम उसको, ठीक है? रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि ये जो आयोग का गठन किया गया है ये असंवैधानिक। आप दोनों यही कहना चाहते हैं ना? रणदीप सुरजेवाला भी यही कह के गए। उस पे अनिल विज का जवाब आपने सुना था, हालांकि उन्होंने थोड़ी चुटकी ली कि जिसको वोट डालना नहीं आता वो हमें सरकार चलाना बताएंगे क्या। उन्होंने तारीख बताई कि इस तारीख को कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये डिसीजन लिया गया। एक बार संजय जी इस ये जो बयान अनिल विज ने दिया है इसके सपोर्ट में आप पहले कहिए, उसके बाद आपसे सवाल मैं करता हूँ। नहीं, ये तो क्लियर है कि सरकार ने जो आयोग का गठन किया वो नियमों के आधार पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी 1952 के 3 सेक्शन 1 के आधार पर ही किया गया है। जब 14 मई है मैडम, 13 मई नहीं है, 14 मई को ये घोषित किया गया, गजट नोटिफिकेशन किया गया और घोषित की बात चलिए 13-14 को छोड़िए, 1 जून की कैबिनेट की मीटिंग में इसको पास किया गया, उसमें रखा गया, उसमें पास किया गया। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? क्या पब्लिक इंटरेस्ट कैसे से किया? कोई एप्लीकेशन डालेगा उसके आधार पर ही कुछ किया जाएगा। जब एक परसेप्शन बन गई कि लोग ये कह रहे हैं, परसेप्शन बनाई गई है, बनाई हमने थोड़ी बनाई। एक अधिकारी, चलो इनको हम कहते हैं, अगर मुझे बीच में टोकेंगे मुकेश जी मैं कैसे बोल पाऊंगा? एक मिनट मैडम, आपकी बात सुनी जा रही थी जब मैंने इनको कहा बोलने के लिए, फिर आप कहते हो कि बीच में बोलने मत देना संजय जी को। तो मैडम आपके पास आएंगे ना, अभी तो एपिसोड शुरू हुआ है, 8 बजे तक आप कहेंगे छोड़िए कुछ और बात करते हैं।
ठीक है, तो आज इनको कहने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। संजय जी, जो कमीशन बनाया गया किसी परसेप्शन के आधार पर बनाया गया, किसी की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती। जब लोगों में ये धारणा बन गई और एक अधिकारी ने इस विषय को उठाया, उसने एक मोटेशन कैंसिल कर दी, एक जनरल परसेप्शन ये बना कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, और धांधली दिखती भी है कि 7.5 करोड़ की जमीन 8 भाव में कुछ दिनों में बढ़ जाती है कीमत। ऐसा क्या आसमान लग रहा है, कौन सा रॉकेट हवाई लॉन्चर बन गया उसके अंदर की जमीन रातों रात उसके आसमान को रेट छुए? तो कोई ना कोई शक की सुई उसकी तरफ जाती है उसी के आधार पर, क्योंकि लोगों की ये पब्लिक की डिमांड थी कि अगर कोड़ियों के भाव की जो जमीन है वो रातों रात सोना बन जाती है जैसा आपने भी कहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई भावना होगी। ये आपने सवाल का जवाब दिया हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट रविंदर जी का, कांग्रेस का। अब आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आप जब सत्ता में आए तो मैलिफाइड इंटेंशन आपकी ये थी कि जो सोनिया गांधी का परिवार है उनसे जुड़े हैं रॉबर्ट वाड्रा, इसलिए वो निशाने पर हैं, और वो मैलिफाइड इंटेंशन आपकी साबित होगी उस वक्त जब आपने सिर्फ गुड़गांव के सेक्टर 83 को चुना। क्यों चुना भाई सेक्टर 83 को? बाकी जो लोगों ने ज़मीन खरीदी होगी, CLU करवाए होंगे, उनके पीछे क्यों नहीं भागे आप? वाई ओनली रॉबर्ट वाड्रा? ज्यादा जनरल जो बात आई थी, जनरल बात नहीं। एक मिनट बोलने दीजिए मैडम प्लीज, फिर आप जवाब दे दीजिए उनका। जो मैंने इनसे सवाल पूछा आप बता दीजिए रंजीता जी उसका जवाब। देखिए मुकेश जी, मैडम बोलने दीजिए उनको, उनका आप ही के एक स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के नाम की कंपनी एक जमीन को खरीदती है, उस पर कॉलोनी विकसित करने के लिए एक लाइसेंस लेती है, लेकिन वो वहां कुछ विकसित नहीं करती, और एक बड़ी कंपनी को वो एक बहुत बड़ा मुनाफा लेकर के दे देती है। वो एक ही सेक्शन की बात आई, एक ही सेक्टर की बात आई 83 की। 3 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन क्या पूरी भारत सरकार के लिए, हरियाणा की सरकार के लिए इतना बड़ा इशू बन गई? कितने CLUs हुए हैं, उन पे किसी पे जांच क्यों नहीं? रॉबर्ट वाड्रा पर ही जांच क्यों? ये सिर्फ 3 एकड़ जमीन का मसला नहीं है। तो किसका मसला है? ये मसला है सोनिया गांधी के जमाई का। ये मसला है सोनिया गांधी के जमाई का। ये मसला है भाजपा वर्सेस कांग्रेस का। सिर्फ सोनिया गांधी का दामाद नहीं था, वो सरकार के दामाद थे। सोनिया गांधी उस समय सुपर पावर थी। एक व्यक्ति जो उसकी सरकार की मुखिया का दामाद हो, अगर उसको रातों रात इतना लाभ पहुंचाया जा रहा है तो सक्की सूझ जाती है। नेचुरली लोगों को यह है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर रातों रात थोड़ी सी 3 एकड़ जमीन के इतने पैसे कमाते हैं तो और तो पता नहीं देश में उन्होंने क्या कुछ घपलेबाजी की होगी। तो एक सत्ता को चलाने वाले लोग, सत्ता लोक सेवा के लिए होती है, सत्ता पैसे कमाने के लिए नहीं होती। अच्छा चलिए वो सब जनता है, समझती है, चाहे कोई कुछ भी बोले जनता समझती है। ये जो मसला है कुल मिला के 58 करोड़ का है, और अगर 58 करोड़ की हम बात करें और इंदिरा गांधी के जमाई का नाम लें तो बहुत बड़ा मसला है। वैसे आप ये जानते हैं कि गुड़गांव में जो ज़मीन के CLU होते हैं करोड़ों के, अरबों के हो चुके हैं, लेकिन उनकी जांच अभी नहीं चल रही, इसलिए आप शक के दायरे में हैं। राजनीतिक स्वार्थ इसमें दिखाई देता है। गुरमीत जी आपके पास हम आते हैं। ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, हम क्लीन चिट किसी को नहीं दे सकते, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। राजनीतिक बदले की भावना इस पे नज़र आती है, लेकिन अब जो ये आयोग की रिपोर्ट को लेकर, ढींगरा की आयोग की रिपोर्ट को लेकर जो सवालात उठ रहे हैं कि इसमें बहती गंगा में हाथ ढींगरा साहब भी धो गए, ऐसा आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। इन आरोप का क्या मतलब है? हुड्डा साहब गवर्नर के पास मिलने जा रहे हैं, उस मुलाकात का 29 तारीख को क्या मतलब है? और अब 6 हफ्ते की एक्सटेंशन का क्या मतलब है? ये आप हमें समझिए। इस सारे का मतलब अगर मैं इसे एक देसी मुहावरे में कहूँ तो इस मामले में पूरी तरह से अब रायता फैल चुका है, पूरी तरह से। यानी एक चीज़ नहीं है, जहां आप हाथ लगाओ। अब जैसे आपने ढींगरा साहब की बात की, देखिए वो कहते हैं ट्रस्ट के लिए ज़मीन ली। हम लोग फिर INLD पे जो इतने बाकी लोग क्वेश्चन उठाते रहे, उन्होंने भी तो ट्रस्ट बना के ज़मीनें ली थी। तो ये बात कह देना कि ट्रस्ट, अगर वहाँ पर हरियाणा जैसी राज्य जहाँ पर इतना सड़कों का जाल है, बंसीलाल जी, वहाँ पर अगर कोई एक इलाका है जिसके लिए स्पेशल सड़क बनाई जा रही है, तो वो बात भी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। और अगर ऐसा था भी तो इस समय पर अगर वो इसको अवॉइड करते, अगर वो, मैं मानता हूँ निजी तौर पे उनका फ़ायदा नहीं भी है, कल को वो हम बहुत भला करते, तो वो तो जस्टिस ढींगरा का जो एक निष्पक्षता की बात थी उस पर एक प्रश्न चिन्ह खूब अच्छे से लग गया। इसी तरह से जो बात आप RTI एक्टिविस्ट हमारे भाई से पूछ रहे थे, जो वो डेट नहीं बता रहे थे, सवाल आपका यही था कि भाई अगर असंवैधानिक था आयोग का गठन, जितना मुझे समझ में आया, तो फिर आपने 1 साल क्यों लगाया उसको चैलेंज करने में? ठीक है, क्या आपने तब लगाया जब आपको ये पता लगने लगा कि भाई कोई जो है वो दामाद जी पे या किसी पे उंगली इस पे उठ रही है, या हुड्डा साहब पे उठ रही है ना, तो उठ सकती है। तो यानी कहीं पर भी इस पूरे मामले, आपको याद होगा मुकेश, इसी चैनल पर यहीं पर बैठ के
हम लोगों ने जब ये बात की थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो साथी आते थे उनसे मैंने ये उस समय ओपन चैलेंज दिया था, आपने भी कहा था कि ये एक्सटेंशन मिलेगी ही मिलेगी। 6 महीने तो आप इंक्वायरी पूरी नहीं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, आपका रिकॉर्डेड होगा कि नहीं जी ये 6 महीने तक एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, और ये चौथी बार एक्सटेंशन। पहले वाली तो चलो फिर भी चल गई, अब ये मतलब आपने टाइम ले लिया, रिपोर्ट का आपने कह दिया, उसके बाद ये कहना इतना हास्यास्पद है। इससे तो अच्छा आप ये कह देते कि जी अभी मैंने उस रिपोर्ट में जो है कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख गई तो वो मैं शायद फिर भी मान जाता, पर ये कहना कि मेरे पास अचानक कुछ डॉक्यूमेंट आए, मैं चंडीगढ़ के लिए चल चुका था। बिल्कुल और एक लास्ट बात, पार्लियामेंट सेशन से पहले हमेशा ये हो रहा है। पिछली बार भी जैसे हमारे भाई कह रहे थे मुख्यमंत्री बयान दे देते थे वो कि भाई हमारे पास अब लगभग पूरी है, अब अंदर जाने वाले, और फिर वो लास्ट मिनट पे जिस तरह से टाला गया है, तो ये एक बहुत क्लासिक केस है। बिल्कुल गुरमीत जी, यहाँ पे आपको रोकूंगा। दर्शकों, ये वो शो है जिसमें हम बहुत ही कड़वा बोलते हैं और हमारे जो मेहमान है अधिकतर को हमारी बात पसंद नहीं आती, लेकिन उनकी पसंद नापसंद हमारे लिए मायने नहीं रखती। आपको हमारी बात पसंद आती है, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि कड़वी बातें अभी और होंगी इस रिपोर्ट के मायने, और ढींगरा साहब की जो संस्था है उसमें जो सड़क जा रही है उसके मायने हम जानने की कोशिश करेंगे, और 58 करोड़ रुपए की राशि इतनी बड़ी क्यों लगती है भारत सरकार को, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में अगर इनेलो शामिल नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, इनेलो को भी शामिल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। बात आज बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में बड़ी कड़वी सी हो रही है। विषय भी कुछ ऐसा ही है। विषय है वाड्रा लैंड डील। वाड्रा लैंड डील पर एक आयोग बनाया भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने, ढींगरा आयोग। ढींगरा आयोग ने चौथी बार एक्सटेंशन मांगी। रिपोर्ट आने वाली थी, उससे पहले ही सुगबुगाहट इसकी शुरू हो गई। हुड्डा साहब इस आयोग के खिलाफ राज्यपाल साहब के पास पहुंचे, आरटीआई भी लगाई गई। आरटीआई एक्टिविस्ट भी हमारे साथ आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, रविंदर कुमार, कि ये तो जो आयोग है वही असंवैधानिक है। बातचीत के साथ साथ तू मैं भी अब होने लगी है। रणदीप सुरजेवाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस पूरे मसले पर, और वो कहते हैं कि ढींगरा साहब ने अपनी एक संस्था के लिए सरकार से फेवर ली है, ज़मीन दान में उनको कौन दे गया, और जो ज़मीन दी फिर रातों रात वहाँ पे सड़क कैसे निकल गई, ये आरोप था रणदीप सुरजेवाला जी पर ने जो लगाया रणदीप सुरजेवाला ने रिटायर्ड जज साहब ढींगरा साहब के ऊपर। इसका जवाब असंवैधानिक का जवाब दे गए अनिल विज साहब। कहा कि जिसे राज्यसभा में वोट डालना नहीं आता, क्या वो हमें सरकार चलाना सिखाएंगे। हमने बाकायदा इसके लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर पूरी प्रक्रिया पूरी की है। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता जुड़े हैं, परवीन अत्रे जी, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए मुकेश जी, जो भी अभी इस वक्त हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, ये सारी ढकोसलेबाजी है। सच्चाई ये है कि जो मित्रता हुड्डा साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा चुनाव में देखी गई, ये भी उसी की एक बानगी है। आप यूं मान के चलिए कि इस आयोग का गठन का जो कर्ज था वो हुड्डा साहब ने राज्यसभा चुनाव में आके उतार दिया। ये मित्रता निभाई जा रही है। अच्छा। इससे ज्यादा कतई कुछ नहीं है। ये आयोग के तो जब आप सवाल लगते हैं आज हमें लग रहा है, अत्रे साहब, आज हमें लग रहा है, सुनिए एक मिनट, अत्रे साहब से बातचीत कर रहे हैं, मैडम आपके पास आएंगे। अत्रे साहब, आज हमें लग रहा है कि हमने इनेलो के प्रवक्ता को नहीं बुलाया बल्कि एक भविष्य वक्ता को बुला लिया है, और पंडित जी की तरह भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो पंडित जी महाराज, अब ये बता दीजिए कि इस रिपोर्ट में क्या आएगा और उसका अंजाम क्या होगा? देखिए, रिपोर्ट में क्या होगा शायद रॉबर्ट वाड्रा जी को पहले पता लग चुका है। जिस तरह से उन्होंने कल ट्वीट करके अपने आप को क्लीन चिट दी है, तो कहीं ना कहीं इस बारे में तो रॉबर्ट वाड्रा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इस बात को, जिस तरह से आयोग का गठन हुआ, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा के आयोग का गठन किया गया, आज विज साहब कह रहे हैं कि साहब हमने कैबिनेट की अप्रूवल ली है। विज साहब को क्या पता नहीं कि कानून क्या कहता है। अप्रूवल, जो वो जिस कैबिनेट अप्रूवल की बात कर रहे हैं, विज साहब को बेहतर पता है
कि कानून में प्रावधान है, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर उस तरह की अप्रूवल होती है जो स्थिति यहाँ पे नहीं थी। कहीं ना कहीं चीजों को भटकाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। ये मात्र भारतीय जनता पार्टी और हुड्डा साहब की मित्रता निभाई जा रही है मुकेश जी। मतलब हाँ, कुछ रिपोर्ट नहीं में होगा? क्या होगा ये तो देखिए, ढींगरा साहब जब रिपोर्ट लेके आएंगे सामने पता लगेगा। सच्चाई ये है कि एक आयोग का गठन होता है जिसमें कानून की धज्जियां उड़ती हैं। असंवैधानिक रूप से अगर किसी कोई काम होगा तो और उस काम को फायदा किसको होगा? उसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेसी मित्रों को होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कांग्रेसी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से कानून के तहत ये काम किया। अगर इनकी मंशा बाकायदा सच्चाई से जांच करने की होती तो आयोग का गठन भी कानून सम्मत होता और उसमें कानून के इतर कोई काम ना होता। जी रुकिए, अब रंजीता जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। मैडम आप खुल के बोलिए, कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, कह दीजिए जो कहना। मुकेश जी, जो मैं बात आपसे कर रही थी कि जब 2 लाइनें लिखकर छठर साहब ने इस आयोग का गठन किया और एक इंक्वायरी मार्क की, तो जस्टिस ढींगरा इतिहास के पहले एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जांच का दायरा जो है वो खुद ही डिसाइड किया, क्योंकि इन्होंने सेक्टर 83 के उसकी जांच के लिए कहा गया था और पता चला कि उसमें तो किसी ने जांच या किसी ने सीएलयू मांगी नहीं, तो उसकी जांच किस बात की जाए। तो 14 अगस्त 2015 को की फाइल पे नोट किया गया और उसके बाद 4 गांवों को इसमें इंक्लूड किया गया जहां पर वाड्रा साहब ने लैंड ली है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि 1981 से लेकर 2016 तक 33,697 एकड़ जो लैंड के सीएलयू हुए, जिसमें भाजपा ने भी सीएलयू दिए, इनेलो ने भी सीएलयू दिए और कांग्रेस ने भी सीएलयू दिए। तो सिर्फ 16 लाइसेंस और जो 63 एकड़ जमीन है उसी की जांच क्यों, पूरी की जांच क्यों नहीं कर रहे, ताकि आपके घपले बाहर ना आ जाए। सिर्फ आप लोगों को बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। अब कह लिया मैम, इंटरेस्टिंग बात देखिए कि 18 फरवरी 2015 अब आपने कह लिया, एक मिनट वापस आएंगे आपके पास। अब आपने अपनी बात कह दी सर, अभी एक लाइन रहेगी। एक लाइन और बोलिए। 18 फरवरी 2015 को इन्होंने पूरी सीएलयू नीति ही चेंज कर दी। एक नई नीति को बदलकर नई लैंड सीएलयू की इन्होंने जो मंडी है उसको खोल लिया कि अब इसके अनुसार अब ना तो किसी से इंक्वायरी की जाएगी, ना तो किसी से जांच की जाएगी, किसी के नाम की जमीन किसी के नाम पर भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपकी एक लाइन पूरी हो गई जी। अब मेरा सवाल आपसे है रंजीता जी, हम पूरा का पूरा आपको फेवर करते हैं, ठीक है। हुड्डा साहब हमारे सबसे परम मित्र, आप तो उनके फॉलोअर है ही हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये वाली जांच जो चलते, हमने अभी गिनाए आपको, 1 साल 2 महीने हो गए, 29 तारीख को ही हुड्डा साहब क्यों पहुंचे गवर्नर साहब के घर? सर 1 साल 2 महीने से इंक्वायरी हो गए हैं। मुझे ये बताइए जस्टिस ढींगरा को चौथी बार टाइम की एक्सटेंशन क्यों लेनी पड़ी? और 2 दिन पहले वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी रिपोर्ट पूरी कर चुका हूं। वो बात तो कल की है, वो वाली बात कल की है। अब मैडम आप जो सवाल, आप तो लगातार डिस्कशन में आती रहती हैं और बिग बुलेटिन का स्टाइल भी आपको पता है, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। देखिए रिपोर्ट आनी थी कल, वो परसों पहुंच गए थे, तो परसों उनको क्या आभास हो रहा था, क्या डर लग रहा था? गवर्नर साहब के पास पहुंचकर हुड्डा साहब ने क्या गलत बात कर दी बताइए? क्यों पहुंचे पूछ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ होगा, ये जो रिपोर्ट आएगी इसमें कुछ कलाकारी की जाएगी। गवर्नर साहब से मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात को इसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? अच्छा, अब आप वहां पे जो उनकी मुलाकात हुई है, जो बातचीत हुई, क्या उसके किसी के पास सबूत है कि उन्होंने ढींगरा आयोग के बारे में बात की थी, किसी और बारे में बात की थी? अच्छा, उसके बाद मैडम फिर आपको पता नहीं है मैडम, अब आप चुप रहिए, फिर आपको पता नहीं है। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की, प्रेस नोट जारी किया और बताया क्यों मिले। वो आपने शायद अखबार पढ़े नहीं और टीवी आपने देखा नहीं। हम आ रहे हैं संजय जी के पास। संजय जी, ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई लग रही है हमें तो, बिल्कुल ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं मुकेश जी, ऐसा नहीं है। सरकार का कोई मनसा बदले, किससे बदला लेना, किस लिए लेना? असल में हुड्डा साहब से लेना। हो क्या रहा है कि ये जो एक कहावत आपने सुनी है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कल ही वाड्रा जी या परसों वो अपना फेसबुक पेज डालते हैं जिसमें वो कुछ बातें कहते हैं, सबको पता है। उनको पता है ना कि जो मैं वही कह रहा हूं, जो ढींगरा साहब हैं, आदरणीय जज साहब, उनको लग रहा है कि वो फेवर आपने कर दी उनको, जो जमीन वगैरह दान में मिली, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, उन आरोपों के आधार पे हम पूछ रहे हैं कि उनकी आपने फेवर। बिल्कुल पूरी लाइंस बुलवाएंगे आपसे, समय बढ़ा देंगे बुलेटिन का, कहिए आप। जी, मैं ये कह रहा हूं कि चोर मचाए शोर या चोर की दाढ़ी में तिनके की कहावत चिरतार्थ ही कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हो रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम तो फंस गए, अब अंदर जाने वाले हैं। जब ये मुझे बोलने दीजिए ना, आप बोल लेना अपनी बारी में। आप भी कहते हो कि बीच में मत बोला करो और आप ही बोलने लग जाते हो, मैं नहीं बोला आपके बीच में। तो चोर मचाए शोर की कहावत इनके ऊपर चिरतार्थ हो रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम फंस गए, क्योंकि रिपोर्ट आने वाली है और कल ही। और तथ्य जो ढींगरा जी ने बताए वो क्या तथ्य है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन इनको एकदम ये परफेक्ट हो गया, क्योंकि 1 साल 2 महीने में हुड्डा जी बोलते नहीं है और कल आकर के
29 तारीख को परसों आकर के गवर्नर साहब के पहुंचते हैं। असल में हमारी कोई बदलने की भावना नहीं है, हमारी पारदर्शी सरकार है, कानून पे चलने वाली सरकार है। आपसे जवाब हमें मिल गया। अब हम आरटीआई एक्टिविस्ट साहब के पास आते हैं, रविंदर जी। रविंदर जी, ये जो आरटीआई है, इस आरटीआई के थ्रू आप कौन सी पब्लिक को लाभ पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि हमेशा जो आरटीआई लगती हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में लगती हैं, आप ये तो मानते हैं। तो इसमें कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है? इसमें तो कांग्रेस का इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है। राजपूत जी, आपको मैं बता दूं, मेरी जितनी भी आर्टें हैं पब्लिक इंटरेस्ट में ही लगी हैं। हाँ, मैं वही जानना कांग्रेस चाहता के खिलाफ भी हैं। हाँ हाँ। अब मैं एक दो चीज़ आपको बताना चाहता हूं जो टेक्निकली, अभी आप एक मंत्री महोदय का बयान आप दिखा रहे थे थोड़ी सी देर पहले। उन्होंने कहा कि अप्रूवल ली गई। ये जो अप्रूवल है, ये अप्रूवल पहले होती कानून के मुताबिक जी, और बाद में उसका वो अप्रूवल सिर्फ अपनी एक इलीगलिटी को रेटिफाई करने के लिए वो कर ली उन्होंने, है नहीं होती सर, वो हो नहीं सकती। हाँ, नहीं वो मतलब वो भी संवैधानिक है, क्योंकि वो कानून में प्रावधान है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल, जो बजटरी अप्रूवल है वो पहले ली जाती है जी। उसमें प्रोविजन है स्पेसिफिकली प्रीवियस कॉन्करेंस एंड अप्रूवल शैल बी टेकन। सेल का मतलब है जहां ली जाएगी, वो मैंडेटरी है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने भी ये बात कही है कि जहां भी जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है या नोटिफिकेशन इशू होती है, नोटिफिकेशन इशू होने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अप्रूव करेगा उसको, कोई मिनिस्टर इंचार्ज या चीफ मिनिस्टर उसको अप्रूव नहीं कर सकता जी। मैंने जिस ब्याप पे ऊपर अपने एफिडेविट फाइल किए हैं, आप एफिडेविट फाइल करने का मतलब समझते हैं, उसका मतलब क्या होता है? आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जो दायरे से बाहर है। मैंने जो एफिडेविट फाइल, क्या दायरा बनाया उसमें दायरा यही है कि एक चीफ मिनिस्टर ने जो ये कार्रवाई करी है, मैंने खुद कहा है लोकायुक्त महोदय को कि हरियाणा में, सारे हरियाणा में जांच होनी चाहिए। एक मैं आपको एक बहुत, अब तक वो बात मैंने बाहर नहीं निकाली थी। आप ये कह रहे हैं कि वाड्रा के साथ साथ जो बाकी अनियमितताएं हैं उसकी जांच होनी मैं वहीं आ रहा हूं। आप मेरी एक लेकिन जब जिस तरीके से आप चीजों को पेश कर रहे हैं ना, कल भी हम देख रहे थे, तो उसमें हमें ये लग रहा था कि नो जो आपकी जो बातचीत है, सुनिए सुन लीजिए ना, हम बिल्कुल दिल की बात कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं, कड़वी बात कह रहे हैं कि वो आपकी बातचीत से लग नहीं रहा था कल भी, और जब हम पहले दौर में बातचीत कर रहे थे कि वो आप हरियाणा का भला करना चाह रहे हैं। आप हमें लग रहे थे कि इस आरटीआई की मार्फत आप कांग्रेस का भला करना चाह रहे हैं। नहीं, आप मेरी कंप्लेंट पढ़िए। कंप्लेंट में मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये कहा है कि पूरे हरियाणा को कवर कीजिए, और ये स्कैम यदि हुए हैं तो पूरे हरियाणा में। मैं एक फाइल इंस्पेक्ट करने गया एक डिस्ट्रिक्ट में, मैं आपको टेक्निकल, मैंने अभी तक ये बात बाहर नहीं निकाली है, मेरे को आपने मजबूर किया कि मैं बात कहूँ। हम ऐसे ही मजबूर करते हैं सभी को। मैं डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के पास एक फाइल में चेक करने गया, इंस्पेक्शन पार्टी में इंस्पेक्शन था उस फाइल का, और मैं आपको बताऊं, इसी सरकार के, जो सरकार के बहुत बड़े ओहदे पे हैं इस टाइम, उन्होंने अपनी कमर्शियल लाइसेंस इशू कराई हैं, और उसमें वाड्रा से भी बड़ा रोल उनका। जो जमीनों की बातें ये कर रहे हैं वो पूरे हरियाणा में हुए। मैंने ये कहा है कांग्रेस, इनेलो या जो भी पार्टी है, जो भी भारतीय जनता पार्टी में भी जो है, उसमें ये क्लियर कट हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन है आपके निशाने पे? नहीं, अब मैं उसका क्योंकि जांच का दायरे में है, वो बात में नहीं। वो बाद में बताएंगे, हमें बताना, उसके हम खबर बना के चलाएंगे। वापस आपके पास, वो जांच का विषय है, वापस आपके पास लौटेंगे। एक बार हम रुक करते हैं फिर से गुरमीत जी का। गुरमीत जी, अब ये जो जांच है, इस जांच का नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि दशकों से आप हरियाणा कवर करते आए हैं, कोर्ट आपने कवर किए हैं, कचहरी है, आप जाते आते रहते हैं, क्या होगा? राजनीति का खेल पूरा आप समझते हैं? नहीं, देखिए, अभी तो ये बात अभी तो लटक गई, देखिए 2 महीने के लिए, और नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक ये बात है, दिक्कत ये है कि मान लीजिए इन्हें चीज़ असल में जो मुझे लगती है, ये जो अब यह संवैधानिकता का सवाल क्यों उठा, कि कांग्रेस ने शुरू में इस चीज़ को स्टडी नहीं किया, और इतने महीने उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और अब उन्हें जब ये लगा, या जब उन्हें लगा कि रिपोर्ट आ रही है उसमें कैसे बचाव करना है, तब ये पॉइंट सामने आया, चाहे वो आरटीआई की उसके माध्यम से सामने आया, या वो उन्हें किसी ने जानकारी दी, क्योंकि सूत्र तो अब हर पार्टी के होते हैं, तभी उनको वो आगे मालूम चला। अब दिक्कत जो इसमें चल रही है वो ये चल रही है कि लगभग, आपको अगर याद होगा मुकेश, 5-6 महीने पहले भी, और ये बात कल भी चर्चा में थी, कि जब भी सेशन पार्लियामेंट का हो रहा होता है, क्या खेल किस लेवल पे हो रहा है। देखिए, जो रिपोर्ट रुकी है, पहली बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि जितना मेरा अनुमान है वो कोई इस वजह से नहीं रुकी गई है कि उसमें कोई नई जानकारी आ गई, ठीक है। अब वो रुकी है तो नेचुरली वो कोई ना कोई पार्टी स्तर पर कोई ना कोई बातचीत हुई है, कोई जिसे हम डील कहते हैं वो हुई है क्या। अब वो क्या हुआ है, वो समझौता क्या है, उसके तहत क्या किया जा रहा है, क्या उस रिपोर्ट को बदला जाएगा, अब
क्या जीएसटी पास करवाया जाएगा पार्लियामेंट में? पूछ लेते हैं, कुछ सेकंड का वक्त दे देते हैं, लास्ट का दौर चल रहा है। गुरमीत जी, संजय जी बताइए, क्या डील हुई है आपकी और कांग्रेस की? नहीं, किसी के साथ कोई डील नहीं हुई। डील तो इनेलो और कांग्रेस की हुई है, वो राज्यसभा चुनाव के अंदर आप सबको दिखाई दिया है कि किस तरह से दोनों मिले। राज्यसभा चुनाव के अंदर डील इनकी बता रहे हैं, कैंडिडेट आपका जीता, कैंडिडेट आपका सरकार। मैडम मैं फिर आप बीच में बोलने लगे, अब हमेशा आप कहते हो कि बीच में कोई मत। कैंडिडेट तो आपका जीता, डील कहते कांग्रेस और इनेलो की, और जीत के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। भारतीय जनता पार्टी में तो हम कहाँ आरोप लगाते हैं? अच्छा, कैंडिडेट आपके नहीं थे वो सरकार। वो जो हमाम है उसमें आप सभी नंगे दिखाई दे रहे हैं। जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए आप। नहीं, इसमें कोई डील नहीं है। अगर उन ढींगरा जी ने कोई बात कही है तो उनके पास उसके तथ्य होंगे। हाँ। हमारी सरकार ने उनको 31 तारीख तक का समय दिया था, उन्होंने फिर कहा है कि मेरे पास कोई नए तथ्य आए हैं, इसके कारण से उनको एक्सटेंड किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग केवल मात्र एक हो हल्ला मचा करके एक इस तरह की बातें फैला करके कि इस आयोग के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए, ताकि इसकी जो फाइंडिंग्स आए, इसकी जो रिपोर्ट आए, उस पर ही प्रश्न चिन्ह बाद में लग जाए, ताकि ये बचत निकले। लेकिन मैं ये ऑनलाइन कहना चाहता हूं कि कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि जो पाप इन्होंने किए थे उन पापों का घड़ा भर गया है और वो पापों का घड़ा फूटने वाला है। कांग्रेस नेताओं के लिए बहुत बुरा होने वाला है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता। मैडम ये तो सीधी सीधी चुनौती और धमकी जैसी दे दी संजय जी ने लास्ट में, बिल्कुल ब्रीफ में। डील के बारे में पूछ रहे थे, मैं डील बताती हूँ क्या हुई है। बताइए। 14 महीने का समय जो था वो पर्याप्त समय नहीं था इंक्वायरी के लिए। अब इनको पता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, तो पहले 14 महीने बुनाया, इसको और 6 महीने बुना लेते हैं ताकि इलेक्शन आसपास आ जाए, ताकि उसका असर आगे बढ़े। अब इसमें मत बोलिए आप, चुनाव तो नहीं है सर, 22 चुनाव नहीं है जी। अब पंजाब में ढींगरा आयोग पे इनेलो का टेक, अब 30 सेकंड बचे जी हमारे पास। पंजाब में जो जमीन है, जिस तरह से अभी संजय शर्मा जी एक कहावत के बारे में कह रहे थे, चोर की गाड़ी में 3 कार। एक दूसरी कहावत और है, चोर चोर मुसेरे भाई। अब देखिए ये जो बहस है, अब आप रुक जाइए। अब जो ये जो बहस है, सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा आदेश आया हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने उसका अधिग्रहण रद्द करके सरकार को डायरेक्शन दी है कि सरकार उसमें जा केस दर्ज करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब आप सबसे गुजारिश है कि ये जो बिग बुलेटिन है इसका समय अब यहीं पर समाप्त हुआ है। और ये जो डिबेट है, ढींगरा आयोग हो चाहे वाड्रा लैंड डील, ये 1 घंटे में सिमटने वाली बहस नहीं है। जब ये रिपोर्ट आएगी उसके बाद भी बहस छिड़ेगी, लेकिन अब तकरीबन 2 महीने के लिए बहस टल गई है। लेकिन बयानबाजी इस तरीके से हो रही है कि एक दूसरे को कोस कर उसको नीचा और खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश लगातार हो रही है। ईटीवी लगातार इस आयोग पर, वाड्रा लैंड डील पर और उससे जुड़ी खबरों पर नज़र बनाए हुए है और सबसे पहले सटीक क्रेडिबिलिटी के साथ खबर आप तक पहुंचाएगा। बिग बुलेटिन को आज इसी के साथ हम यहाँ पे विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि खबरों को ईटीवी पर कभी भी विराम नहीं लगता। बने रहिए हमारे साथ, ताज़ा खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।